नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये क्या बताता है। तो देखिए ये क्या बताता है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी ओवर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ये क्या बताना चाहता है कि फ्यूचर के किसी दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कोई एक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसको बताने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जरा इसे थोड़ा और समझिए। जैसे ये फ्यूचर है और ये है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान जब अब हम बात कर रहे हैं, और ये है पास्ट। ठीक है, अब जरा समझिए, हम किसी एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में किसी दिए गए निश्चित समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है। मैंने इस तरह से जब अपनों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था तभी मैंने आपको समझाया था। उसके अंदर मैंने क्या बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होगा कि कोई एक्शन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या होगा, जारी रहेगा। क्या रहेगा, जारी रहेगा, यानी कि उस टाइम से पहले वो स्टार्ट हुआ होगा और जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं तब तक वो कार्य जारी रहेगा और उसके बाद भी कुछ समय तक वो क्या है, चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर बात करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और यहां तक आते आते वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या होगा, मान लीजिए फ्यूचर में यहां से कोई काम स्टार्ट होता है और जो पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा टाइम दिया गया है, यहां तक आते आते ये काम क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या बता रहा है ये कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी समय स्टार्ट होगा, हमें इससे मतलब नहीं है कि कब स्टार्ट होगा, लेकिन मतलब हमें इस चीज से है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें दिया जाएगा उस टाइम तक ये जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब देखिए आगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां भी आपको फ्यूचर मिल जाए आपने विल और शैल तो लगाना ही है, विल और शैल लगाना ही है। इतनी बात क्लियर है। हाँ, अब देखिए मेन वर्ब देखिए, आपने मेरा एस्पेक्ट वाला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें आपको बताया था कि कहीं भी आपको परफेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, सिर्फ अगर आपको परफेक्ट मिलता है तो उस परफेक्ट होने की वजह से हम मेन वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। अब ये परफेक्ट आपको चाहे फ्यूचर में मिले, चाहे पास्ट में मिले, चाहे प्रेजेंट में मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम मेन वर्ब V3 यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में भी V3 और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3। तो दोस्तों आपके लिए टास्क ये है कि आप मुझे V3 का जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो नाम है वो बताइएगा। जैसे V4 यानी कि जो ING फॉर्म होती है इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोल देते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म बोल देते हैं, उसी तरह से हम V3 को क्या बोलते हैं, आपने मुझे ये बताना और आपका जो आंसर है आप वो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सही जवाब इसका नहीं पता है तो आप मेरी एक वर्ब की वीडियो है उसको देखिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्या हुआ कि हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हमने विल और शैल लगा दी और मेन वर्ब क्या लगा दी, V3। लेकिन हमें यह पता है कि विल शैल क्या है, एक मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा क्या आती है, मॉडल के साथ आती है V1। क्या आती है, V1। ठीक है भाई, मॉडल के साथ क्या आएगी, V1। अभी कंसेप्ट समझना भाई। और V3 हमेशा किसके साथ आएगी, V3 देखिए, अगर हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो V3 हमेशा आएगी हैव फैमिली के साथ। किसके साथ, हैव फैमिली के साथ। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मॉडल के साथ तो हमेशा V1 आएगी और अगर आप टेंस की बात कर रहे हो तो V3 हमेशा किसके साथ आएगी, हैव फैमिली के साथ। अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो तो हैव फैमिली की जो V2 है यानी कि हैव वो आ जाएगा। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो हैज या हैव आ जाएगा। और आपको पता है कि जो हैव है वो V1 होती है
ठीक है। अगर ये आपका क्लियर नहीं है हैव का कंसेप्ट, तो हैव के कंसेप्ट की भी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से देखिएगा, जिससे आपका हैव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि किसी भी मॉडल के साथ, अगर नहीं पता तो आप देखिएगा भी, अगर किसी भी मॉडल को अगर हमने परफेक्ट फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, मॉडल के साथ, कोई भी जो दिया हुआ मॉडल है उसके साथ क्या करेंगे, हम हैव लगा देंगे, मॉडल के साथ हैव लगा देंगे, और हैव लगाने की वजह से हमें अब क्या लगानी पड़ेगी, V3। अगर देखिए कंसेप्ट भी देखा जाए तो मैंने अभी क्या बताया, मॉडल के साथ क्या आएगी, V1, और हैव को अभी मैंने क्या बताया, हैव क्या होती है, V1 ही होती है। तो देखिए मॉडल को V1 चाहिए था, आ चुकी है, और हैव को क्या चाहिए, V3, तो देखिए V3। तो क्या हुआ भी, किसी भी मॉडल को अगर हम परफेक्ट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट चलेगा, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। यहाँ पे तो ठीक है हमारा विल सेल है, लेकिन आपने कोई भी मॉडल यूज करना हो तो उसके साथ ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर हैव पुट कर देंगे, विल हैव एंड शैल हैव प्लस V3। देखिए यही बात है, मॉडल विल सेल आ गया, हैव आ गया, V3 आ गई, बात समझ आई। अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंसेस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैंने आपको बताया कि अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। वर्ब कब आती है, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, अभी मैंने बताया आपको, विल हैव एंड शैल हैव। क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारे पास है V3। बात समझ आई। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, इसके बाद हम दोनों के एक एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए नेगेटिव अभी मैंने आपको बताया, नेगेटिव स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव के अंदर हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है हमें, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव एंड शैल हैव। अब देखिए अब हमें लगाना है नोट, और नोट कहां लगाना है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर दोबारा बता देता हूं कि अगर हमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब मिलती है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब जैसे हमें इज मिल गया तो हम क्या करेंगे, इज के जस्ट बाद नोट लगा देंगे। हमें वॉज मिल गया तो हम क्या करेंगे, वॉज के जस्ट बाद नोट लगा देंगे। लेकिन हमें अगर पेयर में यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, या फिर दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, जैसा जो हमारा नेक्स्ट टेंस आएगा उसके अंदर हमें दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को समझिएगा कि जब हमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है तब हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, इसमें विल, इसमें शैल, तो ये फर्स्ट पार्ट है ना, इस फर्स्ट पार्ट के बाद हम क्या करेंगे भाई, नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे फर्स्ट पार्ट के बाद, और जो सेकंड पार्ट था या जो रिमेनिंग पार्ट था हेल्पिंग वर्ब का वो हम इसके बाद पुट कर देंगे। बात समझ आई, क्या किया मैंने, जो फर्स्ट पार्ट था उसके बाद मैंने नोट लगा दिया, और जो रिमेनिंग यानी कि जो बचा हुआ पार्ट था हेल्पिंग वर्ब का वो मैंने नोट के बाद लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है हमारे पास, V3, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और स्टार्टिंग किससे होती है भाई नेगेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट से। बात समझ आई। हाँ, एक चीज साथ के साथ देखिए कि मान लीजिए इसे हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यस नो टाइप जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो पेयर में यानी कि एक से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तभी हमें जो फर्स्ट पार्ट है
हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है इसे उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। ये मैं आगे और बताऊंगा आपको। अब इसके एक एक एग्जांपल देखिए। क्या लिखा मैंने कि वह कल तक गृह कार्य पूर्ण कर चुकी होगी। इस सेंटेंस के अंदर देखिए मैंने एक शब्द लिखा है कल तक। क्या लिखा है? कल तक। अब देखिए कल तक के लिए हम क्या करेंगे, कल को हम बोलते हैं आने वाले कल को टुमारो, ठीक है। अब तक के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, बाय, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि बाय के साथ आपने यूज करना है टाइम। क्या यूज करना है? टाइम। मैं थोड़ा यहां पर लिख के एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर इसके बाद हम ये एग्जांपल देखेंगे कि बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, ये आपका जो फ्यूचर टाइम होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा बाय प्लस टाइम। अब टाइम इसके साथ क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या कोई घड़ी का टाइम आ जाए जैसे 7 o'clock, क्या आ जाए 7 o'clock। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? जैसे मैं बोलता हूं बाय टुमारो यानी कि आने वाले कल तक, बाय यानी कि आने वाले जो अगला महीना है उस तक, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, बाय 7 o'clock 7 बजे तक, या आ जाए जैसे बाय मंडे, क्या आ जाए बाय मंडे, ठीक है, यानी कि सोमवार तक। तो ओवरऑल आपने क्या देखना है कि बाय प्लस टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। काम क्या है? गृह कार्य को यानी कि जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट करना, कंप्लीट करने को करने वाला कौन है? वह। अब देखिए वह से खाली अगर हम वह देखें तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये लड़का है या लड़की। तो अब हमें लास्ट में आगे वर्ब देखनी पड़ेगी, चुकी होगी। तो लास्ट में क्या होगी आ गया, और होगी फेमिनाइन है यानी स्त्रीलिंग है। तो इसका मतलब क्या हो कि जो वह शब्द आया है ये किसी स्त्री के लिए आया है, और किसी स्त्री के लिए इंग्लिश के अंदर हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है शी। क्या होता है? शी। यानी कि हम शी को लेडीज के लिए यानी कि फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं। बात समझ आई? तो सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव या शैल हैव। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो शैल हैव है वो आएगा सिर्फ आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ क्या आएगा? विल हैव। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? विल हैव, शी विल हैव। अब क्या आएगी भाई? मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है? पूर्ण करना। पूर्ण करने को बोलते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड क्या? गृह कार्य। गृह कार्य किसका? अपना ही करेगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। वो अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुकी होगी। कब? कल तक। देखिए फ्यूचर का टाइम है तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना? बाय टुमारो। तो क्या बना हमारा सेंटेंस कि शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय टुमारो। वो कल तक अपना जो गृह कार्य है वो कंप्लीट कर चुकी होगी। बात समझ में आई? अब इसी का हम नेगेटिव देखते हैं कि इसे नेगेटिव किस तरह से बना सकते थे। अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद हमने क्या करना है? नॉट लगाना है। क्या करना है? नॉट। तो अगर इसके साथ हम नॉट लगा देते हैं यहां, विल नॉट हैव, तो लीजिए ये नेगेटिव बन गया। क्या किया? पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद हमने क्या कर दिया? नॉट लगा दिया। सेम सेंटेंस है। ये क्या बन जाएगा? वह कल तक अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुकी होगी। बात समझी? तो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप एंड WS टाइप। देखिए यस नो टाइप वो होते हैं जिसका जवाब हमें यस या नो में मिले, और WS टाइप वो होते हैं जिसे हमें एक्सप्लेन करना पड़े। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम यस नो टाइप की, यस नो टाइप जो होता है वो स्टार्ट किससे होगा?
हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और हमारे पास यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव एंड शैल हैव। तो अब क्या करेंगे? विल हैव, तो विल हैव या शैल हैव पूरा को पूरा आगे लाके तो हम रखेंगे नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है इसे ही हम क्या लेके आएंगे? आगे लेके आएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहां लिखता हूं मैं, विल या फिर शैल, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट। अब क्या होगा? अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम क्या करेंगे? वो हम यहां पुट करेंगे। देखिए मैं एक बार और बोल देता हूं आपको कि सब, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका कोई सिंगुलर है और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह उस सब्जेक्ट को देकर यहां कहीं हैज लगा दो। ऐसी गलती मत कर देना। देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ही हो और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही, शी, इट और सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ क्या लगाते हैं? हम हैज लगाते हैं। तो कहीं हम यहां ही देखकर हैज लगा दें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो हैव सब्जेक्ट के लिए नहीं लगा रहे, हम ये हैव विल और शैल के लिए लगा रहे हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, तो अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी? V3। और अब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सबसे जो जरूरी है वो है साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई? जैसे कि क्या इस महीने के अंत तक आप इस बुक को पूरा कर चुके होंगे? क्या लिखा मैंने? क्या आप इस महीने के अंत तक इस पुस्तक को पूरा कर चुके होंगे? तो इसका जवाब हमें हाँ या ना में मिलेगा, और जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिले वो हम किससे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? आप। और आपको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? यू। क्या बोलेंगे? यू। और हमें पता है कि यू के साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो देखिए अब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई। तो क्या बना? विल यू। अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, हम यहां पे हम हैव पुट करेंगे। विल यू हैव, will you have finished this book? क्या आप इस पुस्तक को पूरा कर लेंगे या पूरा कर चुके होंगे? अब देखिए इस क्या है इसके अंदर न्यू चीज, इस महीने के अंत तक, ये एक नया शब्द है। देखिए टाइम फ्यूचर का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाय लगाएंगे। यहां देखिए बाय लगाएंगे, बाय के साथ महीने के अंत तक, यानी कि बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। एक ये नया लॉजिक समझिए क्या चीज है कि आपने जब बताना हो किसी समय के अंत तक, जैसे आपने बोलना हो इस सप्ताह के अंत तक, तो क्या बन जाएगा? बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस महीने के अंत तक। बाय द एंड ऑफ द मंथ, जुलाई के अंत तक। बाय द एंड ऑफ द जुलाई 2020 के अंत तक। बाय द एंड ऑफ 2020। बात समझ आई? अब देखिए तो क्या करेंगे अब यहां पे हम, विल यू हैव फिनिश दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्या बना कि विल यू हैव फिनिश दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक क्या आप इस पुस्तक को पूरा कर चुके होंगे। बात समझ आ रही है? एक नई चीज क्या थी? बाय द एंड ऑफ। बाय द एंड ऑफ का यूज हम करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के अंतिम क्षणों की बात कर रही हो, जैसे महीने की बात कर रहे हैं, महीने के अंतिम क्षणों की बात कर रहे हैं, अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के अंत तक तो हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीक। साल की बात करें तो हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। बात समझ आ रही है? अगला टाइप हमारा क्या है? WH टाइप। WH टाइप के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर WH वर्ड होता है, वो हमें दे दिया जाता है, और उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे? विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट। क्या पुट करेंगे? सब्जेक्ट। बाकी तो सेम वही है, तो इसलिए मैंने पहले वाली पूरी साफ नहीं की थी, इसलिए। तो देखिए ये WH टाइप है, इसके अंदर क्या करना है? हमने WH वर्ड लगाना है,
विल सेल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट। क्या क्या हमने WH वर्ड विल सेल जो फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हम हु की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हु की, पर्टिकुलर हु के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि अगर हम हु की बात कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हु का प्रयोग हम कब करते हैं, सब्जेक्ट को जानने के लिए। यानी कि क्या होगा, इस जो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सेंटेंस होगा या स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे। अब ये एज इट स्ट्रक्चर यहां लिख देंगे तो वो पर्टिकुलर हु के लिए बन जाएगी। क्या हो जाएगा, विल शैल, सब्जेक्ट यहां पे है नहीं तो क्या करेंगे, हैव इसके साथ ही पुट कर देंगे, विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई। और बाकी जो WH वर्ड है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पुट करेंगे। बात समझ आई। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्या लिखा मैंने कि वे कहां जा चुके होंगे, तो देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड क्या आ जाएगा, कहां। कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, वेयर। क्या लगाएंगे, वेयर। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। अब देखिए अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। क्या है, दे। और हमें पता है कि दे के साथ क्या आएगा, विल आएगा। क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल आता, बाकी सभी के साथ विल आएगा। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, जिसे हम हैव बोलेंगे, वो आ जाएगा। वेयर विल दे हैव, जाना, जाने को बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। Where will they have gone, वे कहां जा चुके होंगे। बात समझ आई। इसी का अगर हम हु से बनाए तो क्या बनेगा कि कौन जा चुका होगा। क्या बनेगा कि कौन जा चुका होगा। अब तो देखिए काम है जाने का, करने वाला कौन है ये तो हमें पता ही नहीं है। जब हमें डूअर का ही नाम पता हो तभी तो हम हु का प्रयोग करेंगे। तो WH वर्ड हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, हु। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी विल हैव। क्या आ जाएगी, विल हैव। और विल हैव के बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, क्वेश्चन मार्क। Who will have gone, कौन जा चुका होगा। बात समझ आई। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है टाइम क्लोज के अंदर। तो टाइम क्लोज के अंदर किस तरह से यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस चीज को समझिएगा। कि देखिए आपको एक साइड क्या मिलेगा, एक साइड मिलेगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और दूसरी साइड आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट। क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट आगे भी आ सकता है और जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पीछे भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये जो पेयर है वो याद रखना है, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ आई। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे कि when you come back, when you come back, when you come back, I shall have bought, I shall bought this book। क्या लिखा इसमें, क्या लिखा हमने कि when you come back I shall have bought this book, यानी कि जब तुम वापस आओगे या जब तक तुम वापस आते हो, I shall have bought this book क्या है कि मैं इस पुस्तक को खरीद चुका होऊंगा। बात समझ आई। के साथ हमने क्या यूज कर दिया, shall have। और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये बाय की थर्ड फॉर्म में बाय बोट बोट, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है। हैव है तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज की है। बात समझ आई। तो एक साइड देखिए ये हमारा टाइम क्लोज है, ये किसके अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और जो मेन क्लोज है वो किसके अंदर है, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। बात समझ आई। एक एग्जांपल और देखिएगा इसका, दे
have sorry they will have played the match. They will have played the match before he comes. क्या लिखा मैंने कि they will have played the match before he comes, कि उसके आने से पहले वे खेल चुके होंगे, उसके आने से पहले कि वे मैच खेल चुके होंगे। बात समझ आई? तो इस तरीके से टाइम क्लोज के अंदर हम इसका यूज करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो गाइस कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।